बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नोशकी में अटैक हुआ है। ये भी बलूचिस्तान का इलाका है। कोयटा से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये एरिया है। यहाँ पे एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। एफसी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिनके ऊपर अटैक किया गया है। एक के बाद एक हमले की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में अभी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नाकाम हो रही हैं, जबकि दुश्मन जो है वो पे दर पे वार कर रहा है और कामयाब हो रहा है। फौज तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1 दर्जन से जायद हमले हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के, 1 दर्जन से जायद। और ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान में हुए हैं। अभी जो ये लेटेस्ट हमला हुआ है, इस हमले में जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक ये एक बम धमाका है और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 32 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश धमाका था। एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक काफ़िला जा रहा था एफसी का, और ये काफिला नुकंडी की तरफ जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, जिसमें 7 बसें शामिल थीं और 2 कारें शामिल थीं। ये काफिला आरसीडी शाहरा पर नौशकी शहर के करीब एक जो आटे वाली मिल है उसके करीब पहुंचा, तो वहां काफिले में शामिल एक बस के करीब धमाका हुआ और बाकी गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। एक बस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल एक ढांचे में तब्दील हो गई है, जल गई पूरी की पूरी बस। इसके अंदर जो लोग बैठे थे उनके साथ बहुत बुरी सूरत हाल पेश आई। एक बहुत बड़ा सानिया है और धमाका खेज मवाद जो है वो एक गाड़ी के अंदर नस्ब किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश बम धमाका हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। यही वो कलदम तंजीम है जिसने थोड़े दिन पहले जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट किया था, और अब नोशकी में एक बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है। अच्छा, इसमें जो उनका दावा है कलदम बीएलए का, वो ये कहते हैं कि 90 एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है, जबकि जो हुकूमती सतह पे यहाँ से आदाद शुमार आए हैं सरकारी सतह पे वो 5 शोहदा को कंफर्म कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि 32 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से मज़ीद लोग शहीद हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ख्मियों में बहुत सारों की हालत नाजुक है या बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब है। तो अल्लाह ताला रहम करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दहशतगर्दी के एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ नाजरीन एक और चीज़ है कि बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके नो गो एरिया बने हुए हैं। अब कोयटा से किसी तरफ भी निकलना चाहें, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, आप किसी सिमत नहीं जा सकते। बलूचिस्तान में जो सिब्बी वाला रास्ता है कोयटा से, उसकी हालत आपके सामने है। चमन वाली साइड है वो, कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भी अमन व अमान मुकम्मल तौर पर कायम नहीं है। अगर आप यहाँ से तुरबत वाली साइड पर जाएँ या अवारान वाली साइड पर, मकरान वाली साइड पर जाएँ, ये आप एक और एरिया है जिसको आप कहते हैं खेतरान वाली साइड पे आप जाएं, या बुकटी डेरा बुकटी वाली साइड पे जाएं, तो ये सारे एरियाज नो गो एरियाज बने हुए हैं। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कुछ हमले मजीद हुए हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है कि गवादर में, मस्तूंग में, जामरान में और कोलवा में 5 मुख्तलिफ हमलों में जो है वो निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये अब जो बीएलए है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए, अगर उन स्टेटमेंट्स को आप इन चीज़ों के साथ जोड़ कर देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि हालात कितने ख़तरनाक और खौफनाक हो गए हैं। राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हुकूमत जो है वो वहाँ की दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है तालिबान की, जिसके पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, ये हुकूमत जब आई थी तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि गुलामी से आज़ादी हासिल की है इन्होंने। इनको सारे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर इनको अप्रिशिएट कर रही थी, और ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के अब बेहतरीन ताल्लुकात हो जाएंगे अफगानिस्तान के साथ और इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो उनके पास बराह रास्त इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कह रहे हैं जी हुकूमत दहशत गर्दों को सहूलत दे रही है। जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया।
अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब एक और बात भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के। बार बार यही बातें जो हैं वो DGISPR भी कहते हैं, बाकी लोग भी यही बातें कहते हैं। वजारत खारजा और वजारत दाखिला के स्टेटमेंट आप देखें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रा है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल गई है और वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और साथ में वो बताते हैं जी कि ये TTP को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये हो गया है ना, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की, खारजी और दाखिली दोनों महाजों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को अंगेज करने में फिर इसका मतलब है हम नाकाम हो गए, और अब जो दहशतगर्द है उनकी रसद नहीं टूटेगी। अगर इतनी बड़ी सपोर्ट उनके पीछे है ना, उनके पीछे अगर रियासतें खड़ी हैं दो, तो फिर उनकी रसद नहीं टूटेगी। रसद टूटने का मतलब यह है कि उनके हथियार, उनका एमुनेशन, उनका बारूद उनको मिलता रहेगा और उनकी खुराक भी उनको मिलती रहेगी और उनकी फंडिंग उनको होती रहेगी। तो अगर किसी भी तहरीक में फंडिंग जारी रहे, जैसा कि जब अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई तो अमेरिका इतने सारे मुल्कों को लेकर चढ़ गया अफगानिस्तान में, काबुल पे, कंधार पे, बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया, जलालाबाद पे, हर तरफ कब्जे कर लिए और वहां पे अपनी एक फोर्स भी बना ली। लेकिन तालिबान की क्योंकि कभी रसद नहीं टूटी, मकामी आबादी उनको सपोर्ट करती थी, आसपास उनके सपोर्टर मौजूद थे, तो तालिबान को खुराक भी मिलती थी, बारूद भी मिलता था। तो इन चीज़ों की मौजूदगी में तालिबान ने अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को नाको चने चबवाए और वो जाते हुए ये कहने पर मजबूर था कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, निकलो यहां से। तो फिर वो वहां से निकल गए। तो अब जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, फिर ये वैसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो जाएगी अगर इनकी रसद ना टूटी। तो रसद ना टूटने का मतलब यह है कि इनको बारूद मिलता रहे, गोलियां मिलती रहे, बंदूकें मिलती रहें, और हथियार तो उनके पास बहुत है। बलूचिस्तान जो है वो तो पूरा का पूरा हथियारों से भरा हुआ है, हर घर में हथियार है और बहुत सारे हथियार हैं, हर शख्स के पास हथियार है। खसूसन जो पश्तून बेल्ट है और जो बलोच बेल्ट है, ये दोनों जगहों पे तो बेशुमार हथियार मौजूद हैं और इनके पास हथियारों की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ होनी है और ये मामला ऐसे चलेगा, क्योंकि मकामी आबादी की सपोर्ट जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है। अब बलूचिस्तान असम्बली की अगर आप तकारीर उठाकर देखें, या आप बलूचिस्तान के जो बड़े रहनुमा हैं या सरदार हैं या लीडर्स हैं उनसे आप बात करें, या आप बलूचिस्तान के आम नौजवानों से बात करें, तो आपको पता चलता है, सहाफ़ियों से मैं तो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ ना, ज़्यादा तो रब्ता जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रहता है, तो वो ये बताते हैं कि जो अवामी सपोर्ट है वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा वो BLA की तरफ जा रही है। वो आपको मैंने अभी वाकया एक सुनाया था ना, एक असेंबली के अंदर खड़े होकर एक रुकन ये बता रहे थे कि लोग अपनी बंदूकों के ऊपर से नंबर मिटा मिटा के वो दे रहे हैं BLA को, और वो प्रोफेसर टाइप लोग हैं, कॉमरेड टाइप लोग हैं। तो ये सब लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे अवामी सपोर्ट बड़ी है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द BLA के लिए। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है, इसके नताइज और असरात बड़े खौफनाक हो सकते हैं। बलूचिस्तान अमली तौर पे एक नो गो एरिया बन गया है, लगातार वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया, एक खुला खत है, इमरान खान साहब ने लिखा, चीफ जस्टिस को खत लिखा, आर्मी चीफ को खुला खत लिखा, 3 खत लिखे, किसी को समझ नहीं आई। अब अख्तर मेंगल साहब ने एक खुला खत लिखा है, उन्होंने किसी को मुखातिब तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअली वो सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने कहा, एक खुला खत हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है। नॉर्मली ये दावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, या कोई बड़े बंदे बैठे हुए अपने आप को टाउट टाइप के, वो समझते हैं कि उन्हें बलूचिस्तान की बहुत समझ है, तो वो ये बता रहे हैं कि जिसका ये दावा है ना, वो जरा ये खत पढ़ ले। मज़ाहिया बात है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ गवादर तक महदूद है, गवादर को निकाल भी दे तब भी बलूचिस्तान बरे सगीर का सबसे ज़्यादा वसाइल से माला माल सूबा है। मगर अफसोस रियासती बयानिए ने आपको इस सच से दूर रखा है। अब ज़रा हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखें, बलूचिस्तान वो खित्ता है जहां रेकोडेक की ज़मीनों में सोना और तांबा दफन है, जिनकी मालियत खरबों डॉलर्स में है। अगर ये वसाइल बलोच अवाम के हाथ में होते तो शायद आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते। फिर सैंडेक है जहाँ के खजाने निकाले जा रहे हैं, मगर इनके वारिस आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। बलूचिस्तान
یہ وہ سرزمین ہے جس نے پاکستان کو قدرتی گیس دی ہے، جس سے پورے ملک کے چولہے جلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، معیشت پروان چڑھتی ہے، مگر اسی بلوچستان کے کئی گھر آج بھی اندھیروں میں ڈوبے ہیں، چولہے ٹھنڈے ہیں، بچے سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاتے ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان کی گیس ہے، بلوچستان سے نکلتی ہے، پہلا حق بلوچوں کا ہونا چاہیے تھا۔ لاہور کے ڈیفنس میں، کراچی کے ڈیفنس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ جاتی ہیں، ایسے ایک بٹن دباتی ہیں، چولہا آن ہو جاتا ہے۔ اور بلوچستان جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے، وہاں کی جو خواتین کے پھیپھڑے تھک جاتے ہیں پھونکے مار مار کے کہ کسی طرح وہ آگ جلا سکیں، وہ بیچاری صبح جاتی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر کے واپس آتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مٹی کے چولہوں کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں رکھ کے ان کو جلاتے ہیں، پھونکے مار مار کے ان کو اپنی آگ جلانی پڑتی ہے۔ یہ بلوچستان کی وہ خواتین ہیں جو اس گیس کی مالک ہیں، جبکہ پنجاب میں، سندھ میں اور کئی اور جگہوں پہ وہ گیس صرف خواتین ایک بٹن آن کرتی ہیں۔ ہماری بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر، بڑے بڑے بنگلوں اور گھروں کے اندر ایک بٹن آن کرتے ہیں اور وہ گیس جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی سہولت ہے ہم لوگوں کو، اور جن کی وہ ملکیت ہے، جو مالک ہیں اس گیس کے، وہ لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ افسوسناک بات ہے، یہ اختر مینگل صاحب بتا رہے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جس نے پاکستان کو سمندر دیا، گوادر دیا جس پر آج سب کی نظریں ہیں، اقتصادی راہداری دی جس سے پورے ملک کے تاجروں کو فائدہ پہنچا، مگر یہی گوادر جہاں کے ماہی گیر آج بھی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اجازت نامے مانگتے ہیں، روزی روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ بلوچستان نے سب کچھ دیا مگر خود ہمیشہ بھوک، محرومی اور لاپتہ افراد کے نوحے سنے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ جس زمین نے سب کچھ دیا اس کے لوگ آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ جس زمین نے پاکستان کو شناخت دی آج اسی کے فرزندوں کی قبریں بے نام ہیں۔ یہ وہی بلوچستان ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کے جوتے ڈھونڈتی ہے اور جب ان میں سے دھول نکلتی ہے تو وہ ایسے چیخ مارتی ہے کہ پورا بلوچستان اس کے ساتھ چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایک گھر نہیں بچا جس کا کوئی فرد لاپتہ نہ ہو۔ میرا اپنا گھر بھی نہیں بچا۔ چلو وہ سب تو ایجنٹ ہیں، مگر میرا والد، وہ جو بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، وہ جس نے آپ کے آئین پر حلف اٹھایا، جمہوریت پر یقین رکھا، ہر غیر آئینی طاقت سے لڑا، وہ جو مینگل قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا۔ پھر بھی بلوچستان ہی غلط ہے، اور جب انصاف مانگنے آتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ہمدردی، پچھتاوا نہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ اور ہاں، بہت معذرت کے ساتھ، یہاں برابری صرف اس وقت آتی ہے جب کسی پنجابی کے خون پر مذمت کرنی ہو، ورنہ بلوچ کی چیخوں پر یقین تک نہیں آتا کہ یہ اسی ملک کے شہری ہیں۔ دوری خود پیدا کر کے پوچھتے ہو کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ ملک ہمیشہ ہماری چیخوں پر بہرا بنا رہا، ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا، ہمیشہ ہمیں غدار کہا، اور اب وہی کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ خوش ہوں یا ناراض، مجھے یہ کہنا پڑے گا، پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی وہ انا پرستی ہے جو آج بھی اسے اپنا مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، مالک صاحب، ڈاکٹر مالک، انہوں نے بتایا کہ انہیں مذاکرات کے لیے جب کہا گیا کہ جا کے مذاکرات کریں، اور وہ گئے اور کالعدم تنظیموں سے انہوں نے مذاکرات کیے اور معاملات طے ہو رہے تھے، تو تب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، چھوڑ دیں، دفع کریں، ہم ان کو نبڑ دیں گے، کیونکہ وہ تعلیم مانگتے تھے، نوکریاں مانگتے تھے۔ تو یہ چیزیں تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں دوں گا انہیں، آپ صرف امن قائم کریں۔ لیکن امن کی جو خواہش تھی یا امن کا جو رستہ تھا اس کو ہمیشہ روکا گیا پاکستان میں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جناب اختر مینگل صاحب کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جناب ایک سانحہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے یکجہتی ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف فلسطین کے لیے نکلے، اسرائیل کے خلاف نکلے، کسی بھی ایشو پہ نکلے، تحریک انصاف کو ٹن دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ شہدائے جعفر ایکسپریس کے معاملے پہ جب تحریک انصاف ریلی نکالے گی ہائی کورٹ سے جی پی او تک، تو کیا
पीटीआई को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। नादरीन, एक ख्वाहिश पाकिस्तान के अंदर यह है कि अमेरिका किसी तरह अफगानिस्तान में वापस आ जाए। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है मलिहा लोधी साहिबा ने, और उन्होंने कहा जी कि ये एक बेवकूफ़ाना ख्वाहिश है, ऐसा होगा नहीं। मलिहा लोधी साहिबा क्या कहती हैं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में वापस आएगा और फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेगा, तो ये बिल्कुल फजूल बात है। अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पहले जान छुड़ा के निकले हैं यहाँ से। तो पाकिस्तान के दिमाग में शायद ये चल रहा है कि अमेरिका को घेर घार के हम ले आएंगे किसी लड़ाई के बहाने, और जब अमेरिका यहाँ पे आएगा तो फिर हमें कोलिशन सपोर्ट फंड और पैसा वैसा मिलेगा, आईएमएफ के मामलात भी मादी की तरह खुद ही हल होते जाएंगे, दुनिया के अंदर हमारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नादरीन, कंट्रोल करना है दहशतगर्दी को, कंट्रोल करना है बुरे हालात को, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुज़िश्ता 4-5 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत खौफनाक क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उनके दर्जन से ज़्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अगवा कर लिए गए हैं, जिनमें से कुछ नाम उस्मान महमूद, कदीर अमजद, फरहान चिश्ती, हैदर सईद, साद तारिक और दीगर बहुत सारे लोग जो हैं इनको अगवा कर लिया गया है। अच्छा, वारदात का तरीका यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आते हैं यूनिफॉर्म में, बड़ी तादाद में आते हैं, और उनके साथ नामालूम अफराद आते हैं नकाब पोश, और वो फिर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं इनको उठाकर ले जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने से बेहतर था कि दहशतगर्दों को कुचला जाता, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो तल्ख सवालात उठा रहा है वो तो बड़े जायज़ हैं। वो ये कहता है जी हमें मारने की बजाय दहशतगर्दों को मारो। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को और पीटीआई को दबाने की बजाय एजेंसियां अपना फोकस दहशतगर्दों की तरफ रखें। तो ये बुनियादी चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बार बार उठा रहा है। हत्ता के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी यही बात की है। उमर अयूब साहब ने, चाहे वो असेंबली के अंदर बोले चाहे बाहर बोले, वो एक ही बात कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर से फोकस उठाइए, पीटीआई को मत मारिए, जाके मारना है तो आप दहशतगर्दों को मारें, उनके साथ लड़ाई लड़ें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे कायल किया गया है कि इमरान खान साहब के पास जाएं और जाकर उनसे बात करें कि जनाब सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में अरबों रुपया लगाने के बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स भी लॉन्च किए हैं, सारी दुनिया जानती है वो कौन से चैनल्स हैं। वो धड़ाधड़ पैसा खर्च कर रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा डाल रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक एक बंदे को लाखों रुपया दे रहे हैं, और बहुत सारे सहाफ़ियों को उन्होंने हायर कर लिया, नए तज्जियाकार खड़े कर लिए, बड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया इमरान खान के बयानिए को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या एक आम पाकिस्तानी की सोच को बदलने में वो नाकाम रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अब कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को जाकर कहा जाए। तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरी नज़र में इमरान खान साहब सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये रद्द अमल के तौर पे जब जुल्म होता है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पहले लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब लोगों के पास सोशल मीडिया है तो लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको जुल्म और बर्बरियत रोकनी पड़ेगी, आपको जबरी गुमशुदगियाँ रोकनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों ने अब यह सीख लिया है कि सही क्या है और गलत क्या है। शऊर का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया। ये तो ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान साहब अगर कहें तो इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं वो टोन डाउन हो जाए, या वो ये कहें कि ठीक है जी हम इस वक्त 100 पे खड़े हैं तो हम 70 पे 80 पे आ जाते हैं, या मखसूस बातें जो इमरान खान साहब मना कर रहे हैं वो बातें करना हम बंद कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो एक लेवल तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया, इनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं भी है, वो कैसे कंट्रोल होगा? वो कंट्रोलेबल नहीं है। लोगों ने वो बुनियादी मसाइल जान लिए हैं, वो चीज़ें लोग समझ गए हैं जिनकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। तो लोग अब आवाज़ उठाते रहेंगे, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब नहीं करेंगे तब भी लोग करते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने साना जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत नहीं की, मुलाकात तो करवा दो पहले। आप आज इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, सहाफ़ी वहाँ चले जाएं, केस लगा हुआ हो,
یا وکلا وہاں چلے جائیں عمران خان صاحب سے ملنے, یا ان کی فیملی چلی جائے. پھر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے, ایک آدمی اکیلا جیل کے ایک سیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے کوئی مل ہی نہیں رہا, تو کیسے پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب نے سانحہ جعفر ایکسپریس کی مذمت کی ہے یا نہیں کی؟ جب آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے تبھی ان کا سٹیٹمنٹ باہر آئے گا نا, اور وہ سٹیٹمنٹ ان کے ٹویٹر کے اوپر چلے گا. تو عمران خان صاحب تو مذمت کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک بڑی باریک واردات ہے جو خواجہ آصف ڈال رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملے بغیر یا ان سے بات کیے بغیر کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دے, تاکہ جتنے بھی سٹیٹمنٹ ماضی میں بھی آتے رہے وہ سارے مشکوک بنا دیے جائیں. تو ایسا تو ہونا نہیں ہے. عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کروائیں, دیکھیں جب یہ لوگ باہر آئیں گے تو شام تک آپ کو سانحہ جعفر ایکسپریس کے اوپر نہ صرف مذمت بلکہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. بڑا کھل کر عمران خان صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ناظرین, خبریں اور بہت ساری ہیں, اگلے ویلاگ میں آپ کو میں دیتا ہوں, لیکن نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا عہدہ مل گیا ہے. آصف کرمانی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب کو لے کر. وہ یہ کہتے ہیں نواز شریف ایک بے بس بادشاہ ہے, ایک ایسے بادشاہ ہیں جنہیں حبس بیجا میں رکھا گیا ہے. اور نواز شریف صاحب کو جو عہدہ ملا ہے یہ بڑا زبردست عہدہ میاں صاحب کو دیا گیا ہے. عمر دراز گوندل صاحب لکھتے ہیں کہ آخرکار میاں صاحب کو نون لیگی حکومت میں ذمہ داری مل گئی. پنجاب حکومت نے تاریخی ورثے کی بحالی اور حفاظت کے لیے لاہور اتھارٹیز فار ہیریٹیج یہ لہر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے. نواز شریف اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے. کمال نہیں ہو گیا؟ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اٹھا کے ایک اتھارٹی بنائی اور اس کا چیف لگا دیا. میاں نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ ان کی بیٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا کیا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم, 1 دفعہ کا وزیر اعلیٰ, اتنا بڑا لیڈر, ایک کمیٹی بنائیے, اس کا پیٹرن ان چیف لگا دیا صوبائی حکومت کے انڈر. کونسلر کے لیول پہ لے آئے ایک ایسے آدمی کی سیاست کو جو اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا واحد آدمی تھا. یہ میاں صاحب کے ساتھ ان کے پیاروں نے کیا ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.